ऑलराइट डॉक्टर साहब, तो हमारे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एक छोटा माइलस्टोन है, लेकिन बिल्डिंग टुवर्ड समथिंग बिग। आपको कैसा फील होता है? मैं सबसे पहले तो थैंक्स बोलूँगा लोगों का जो इतना प्यार दे रहे हैं, इतना हम लोगों को कम से कम सुन रहे हैं टाइम निकाल के। बाकी कोशिश तो यही करता हूँ कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को मैं एक अलग एंगल से, एक पैरासाइकोलॉजी के एंगल से, एक एस्ट्रोलॉजी के एंगल से, हालांकि एस्ट्रोलॉजी तक अभी हम पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतनी फीडबैक आ रही है कि आप ये करिए, आप हमें इसके बारे में बताइए। उसके उस चीज़ से लेके जैसे जैसे उनकी हमने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है कि जिससे जिस जो पहले क्वेश्चंस लेने हैं, फिर क्वेश्चंस लेने हैं, फिर क्वेश्चंस लेने हैं, जिसमें ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस हैं उसको हम पहले ले रहे हैं। इस तरह से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो डॉक्टर साहब, अभी तो हम मैरिज के टॉपिक पे हैं। बिल्कुल मैरिज के टॉपिक पे हैं एंड हम अभी अगर। मैरिज पे जैसे आपने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम्म, हाउ टू सिलेक्ट लाइफ, हाउ टू सिलेक्ट योर लाइफ पार्टनर, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी डिसीजन भी है। तो आप ये अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो उसको कैसे, किस किस पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे? देखिए सबसे पहले हाउ टू सिलेक्ट लाइफ पार्टनर में हम लोग दो चीज़ें लेंगे, एक सोशली, एक एस्ट्रोलॉजिकली। जो एस्ट्रोलॉजिकली है वो हम सेकंड पार्ट में आएंगे, पहले हम सोशली पार्ट में आते हैं कि कैसे आपको क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे आपको अपना एक लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करना चाहिए। बिकॉज ऐसा है कि 1990 में जब स्टार्ट किया था, 87 में स्टार्ट, 90 में एज अ प्रोफेशन स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे लोग हमारे पास हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए आते थे, और अगर हम ये कह दें कि कुंडली नहीं मिलती तो दोनों पार्टीज अपने अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते थे। बट आज सीन डिफरेंट है। आज सिनेरियो ये है कि दे कम विद प्री माइंड। हमें उसके अंदर यस और नो का डिसीजन नहीं लेना होता। हमें डिसीजन ये लेना होता है कि क्योंकि लव मैरिजेस ज़्यादा हो रही हैं, हमें लव मैरिज से कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, लेकिन लव मैरिजेस के लिए आप लव करने से पहले, लोग कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, ऐसा नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। यंग जनरेशन है, बहुत सी चीज़ों को कंसिडर करती है। ठीक है, लव एट फर्स्ट साइट अगर होता था तो कोई प्री टीन एज पे या टीन एज पे होता है। जो आजकल लव होता है वो डिफरेंट पैरामीटर्स को देख के होता है। लड़का लड़की की सक्सेस देखता है प्रोफेशनली, लड़का जो है, और लड़की जो है वो लड़के की सक्सेस देखती है। और अगर इवन अरेंज भी मैरिज होती है तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि लड़के का अपना मकान हो, अपनी प्रॉपर्टी हो। मतलब पैरामीटर्स मटेरियलिस्टिक काफ़ी आ गए हैं बीच में। पहले तो क्या होता था, भाई ठीक है आपकी कुंडली मिलती है, चलो शादी कर दो, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन आज बहुत सारे पैरामीटर्स आ गए हैं, और पैरामीटर्स आने जरूरी भी इसलिए थे क्योंकि आज एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ गई हैं। आज स्पाउस एक वो स्पाउस नहीं रही कि आप मुझे मैं दो कपड़े जोड़ी में आपके साथ गुजारा कर लूंगी, वो चीज़ नहीं रही। और ना ही वो चीज़ रही है कि लड़के की जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी आज एक वर्किंग वाइफ मोस्टली ज़्यादा चाहते हैं। ये चाहते हैं क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना, लग्जरीज बढ़ गई, पैरामीटर्स चेंज हो गए, तो आज ये चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो पहली चीज़ तो मैं दोबारा से जो एक बोली थी कि कम से कम जब आप एक लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करते हैं तो आप भगवान के लिए झूठ ना बोलें एक दूसरे से। हालांकि इस बात को मैं जानता हूँ बहुत से लोग इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करेंगे कि जी अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो बंदा कैसे पटेगा या बंदी कैसे पटेगी, जो नॉर्मल आज की लैंग्वेज है। लेकिन हकीकत यह है कि वो चीज़ आगे आपको बहुत प्रॉब्लम्स देती है। आप किसी को भी चांद तारों के सपने ना दिखाएं। आप पहले जो आपके लिए पॉसिबल है, जो लिमिट्स हैं आपकी, आप अपनी लिमिट्स को पहले डिफाइन करें। अपने पार्टनर को सिलेक्ट करने से पहले आप अपनी लिमिट्स को सिलेक्ट करें और उसको डिफाइन करें, और उसे बताने के लिए हिचकिचाएं नहीं। क्योंकि अगर आपने पार्टनर को, ठीक है, 20 की जगह 100 दिखा दिया, तो वो 100, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो 100 यूनिट्स लेके चल रहा है आपके साथ। और जब वो शादी करके आएगा या आएगी, तो जब वो 20-25 यूनिट्स देखेगी ना, तो वहां बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप अपनी लिमिट्स को पहले सिलेक्ट करिए, और उसके बाद अपने होने वाले स्पाउस को कम से कम अपनी लिमिट्स बताइए। आप प्लानिंग कर सकते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। देयर इज नो
देयर इज नो प्रॉब्लम इन प्लानिंग, लेकिन कम से कम जो बेस दे रहे हैं आप, जैसे पिज्जा का बेस होता है, अगर वो बेस वीक हो जाएगा तो ओवन में जाते ही टूट जाएगा, तो ऊपर की टॉपिंग्स का क्या हाल है? वही हाल हमारी लाइफ का है। हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज की डेट में कि हम लोग एक एक फेक इमेज जो क्रिएट करते हैं शादी करने के लिए, वो गलत है। जो इतनी प्रॉब्लम्स मैरिज के अंदर आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आज के बच्चे खाली डोमिनेट करना चाहते हैं, आज के बच्चे पुराने वालों से ज्यादा समझदार हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी को अपनी कंडीशंस पे लिव करना चाहते हैं। और मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज्यादा फोर्स ना करें बच्चों को, क्योंकि आप जबरदस्ती शादी तो कर दोगे, लेकिन तो ये तो वो वाली बात हो गई, मेरे सिर से भार उतरा भाई, बस मेरा मेरा मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। नो, क्योंकि कल को जब बच्चे को तकलीफ होती है तो पेरेंट्स को भी उतनी सी उससे ज्यादा तकलीफ होती है। तो पहली चीज ये है, पेरेंट्स अपने बच्चों को ये समझाएं, या और बच्चे अपने आप ये चीज समझें कि अब अपने आप ये चीज समझें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ट्रुथ के ऊपर, जितना ट्रुथ के पास जाएंगे उतना आप सुखी रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, क्वालिटीज़ क्या देखनी चाहिए? जैसे अभी मैंने लाइफ पार्टनर सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे लाइफ पार्टनर अगर ढूंढना है तो मैं क्या क्वालिटी सीख करूं अपने लाइफ पार्टनर? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा हर एक से बोलता हूं कि हम पेन पेंसिल छोड़ देते हैं पढ़ने के बाद, हमें कभी भी पेन पेंसिल छोड़नी नहीं चाहिए। यू शुड ऑलवेज डू योर होमवर्क प्रॉपरली। इवन एट दिस एज, सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी मैं पेंसिल और पेपर कभी नहीं छोड़ता हूं। मेरा पेन और पेपर हमेशा साथ रहता है। और आप चीज़ों को जॉट डाउन करिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उस एक्सपेक्टेशंस को जॉट डाउन करिए। लेकिन साथ में ये भी सोचिए कि क्या वो एक्सपेक्टेशंस जायज़ हैं। अगर वो एक्सपेक्टेशंस जायज़ नहीं हैं, अगर एक लड़की 1,00,000-1.5 लाख रुपया महीना कमाती है और एक लड़का 30-40,000 कमाता है, मेरी बात समझ रहे हैं, तो वहां पे ये रेशो इम्बैलेंस सी हो जाती है, और आज नहीं तो कल वो दुख देगी ही देगी। क्योंकि पहले क्या था, कन्यादान हो जाता था। आज कन्यादान तो होता है, लेकिन वैसा दान नहीं होता। मेरी बात समझ गए? वैसा दान नहीं होता। फैमिलीज छोटी हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। हम लड़कियों को बड़ा करते हैं उसी कंडीशन पे जिस कंडीशन पे हम लड़कों को बड़ा करते हैं। तो बट नेचुरल वुमन की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज लड़के भी बड़े मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको पहले जॉट डाउन करिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, और वो फ्रेमवर्क एक मैं आपको बना के दे दूं, हाँ भाई दिस इज द फ्रेमवर्क, वो मैं ए को भी, बी को भी, सी को भी, डी को भी दे दूं, वो चल ही नहीं पाएगा, टूट जाएगा। हर एक का फ्रेमवर्क अलग होगा। एवरी इंडिविजुअल विल हैव अ डिफरेंट फ्रेमवर्क। एवरी इंडिविजुअल विल हैव अ डिफरेंट वो थिंग। अब जैसे कुछ लोग हैं, मेरे पास लोग आते हैं, दे वांट कि नहीं भी हमें हाउसवाइफ का भी टच चाहिए। सो दे लुक फॉर समथिंग, जो लड़की चाहे वो अरेंज है, एज अ टीचर किसी स्कूल में काम करती है, भाई चलो ठीक है, वो एक स्लॉट तक 2:30 तक 3 तक 4 बजे तक काम करेगी, और उसके बाद वो घर में बच्चे भी देख लेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़की किसी मल्टीनेशनल है और प्रोफेशनल है, तो उसका तो टाइम 8:30 भी है और 10:30 भी है। तो जब आप अपना फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं, उस फ्रेमवर्क में आप अपने आप से झूठ ना बोलें, क्योंकि एक इंसान मैक्सिमम झूठ अपने आप से बोलता है सारी जिंदगी में। ये गलती आप ना करें, क्योंकि ये गलती अगर इस पॉइंट पे करेंगे तो आगे आने वाले टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आप कुछ भी कर लीजिए। जब आप एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, उसमें आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें, अपनी लिमिटेशंस को समझें। आजकल लव कहां होता है? वर्किंग एट द सेम प्लेस, कोलीग्स, या किसी किसी केस में भाई
आप कॉलेज में थे साथ में, या आप वहां थे तो कोई आपको बहुत अच्छा लगता है, तो दैट कैरीज ऑन। मैं आज कहता हूं कि एक इंसान को ये सारी चीजें बारी बारी से एक एक करके इसके इस फ्रेमवर्क के अंदर उसको लाना पड़ेगा। अगर आप सच कह रहा हूं कि अगर आप सच पे चलेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जहां तक सिलेक्शन ऑफ पार्टनर है, तो उसमें पहले जमाने में हाइट देखी जाती थी, वो सब चीजें देखी जाती थी। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो मैं बोलूंगा आप अपनी हॉबीज को मिलाइए, अपने आईक्यू लेवल को मिलाइए। आप शो तो बहुत करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका जो आईक्यू लेवल होता है वो 6 महीने में सामने आना शुरू हो जाता है। विद इन 3 to 6 months मैंने देखा देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि आप अपने आईक्यू लेवल के बारे में, अपनी चीजों के बारे में बहुत झूठ बोलते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये कल को अब कोई आदमी आसमान में थूकेगा तो उसी के मुंह पे गिरेगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिए। आप डेफिनेटली एक पार्टनर को जब सिलेक्ट करते हैं तो उसके क्राइटेरियाज ये होनी चाहिए कि आपकी जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली वो पर्सन होना चाहिए। इसमें आज की डेट में हाइट, कॉम्प्लेक्शन, ये सारी चीजें इतनी मैटर नहीं करती। हाँ, लेकिन कोई इंसान है जिसके दिमाग में ही घुसा हुआ है कि जी मुझे तो गोरी लड़की चाहिए, तो उसके लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। और एक लड़के के लिए नहीं है जी मुझे तो उसका प्रोफेशन अच्छा चाहिए, कॉम्प्लेक्शन चल जाएगा थोड़ा कम ज्यादा भी, उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो ये जो लिस्ट एक्चुअल में पॉइंट्स वही होते हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज की लिस्ट चेंज हो जाती है। कभी आपकी 10th प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगी, और कभी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी 10th प्रायोरिटी बन जाएगी। लेकिन इस प्रायोरिटी को सिलेक्ट करने के अंदर आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहें अपने आप से, तो आप कभी गलती नहीं खाएंगे कि आप कैसा पार्टनर सिलेक्ट कर रहे हैं। जहां तक अब एस्ट्रोलॉजी का सवाल है, अब एस्ट्रोलॉजी में हम गुण देखते हैं, ठीक है, इतने गुण मिलते हैं, इतने गुण मिलते हैं, इतने गुण मिलते हैं, इतने गुण मिलते हैं। वो क्या है? वो क्या है? वो बेसिकली यही है कि आपका मेंटल एटीट्यूड और सामने वाले का मेंटल एटीट्यूड क्या वो सेम है। उसके बाद सेकंड चीज, आजकल 3.5 गुण पे भी शादी हो रही है, क्योंकि लोग रेमेडीज करा के शादी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, उन रेमेडीज के साथ साथ आपका एटीट्यूड के अंदर भी तो थोड़ा डिफरेंस आना चाहिए ना। एटीट्यूड आप सेम रखेंगे और आप कहेंगे मैंने रेमेडीज करा ली, तो वो चीजें उतना वर्कआउट नहीं करेंगी। आप रेमेडीज कराते हैं, थोड़ा एटीट्यूड चेंज करते हैं, तो आपकी जिंदगी आगे निकल जाती है। पार्टनर सिलेक्ट करना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। इट इज नॉट अ बिग थिंग। अपने आप से झूठ ना बोलना, ये ज्यादा बड़ी चीज है। और सामने वाले को सच बताना, ये बड़ी चीज है, क्योंकि हम हमेशा यही गलती करते हैं। आप एक बार ऑनेस्ट रह के देखिए, क्या होगा। लड़की आपको छोड़ के चली जाएगी, कम से कम आप ना उसकी जिंदगी बर्बाद होगी ना आपकी होगी। आप प्रोजेक्ट कुछ और करते हैं, आप होते कुछ और हैं। दिस प्रोजेक्शन इज वेरी वेरी रॉन्ग। व्हेन यू आर नॉट दैट, यू शुड नॉट प्रोजेक्ट। सबसे बड़ा क्राइटेरिया सिलेक्शन ऑफ अ पार्टनर में यह है कि आप अपने आप को वही प्रोजेक्ट करें जो आप हैं। शादी से पहले आप बोलते हैं जी मैं लड़की को इतनी फ्रीडम दूंगा, ये करेंगे वो करेंगे, और वही चीज आपको 3 महीने बाद प्रॉब्लम देनी शुरू हो जाती है। वाई आर यू प्रोजेक्टिंग सच थिंग्स विच यू कांट डू? मेरी मम्मी ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी शादी के बाद, क्योंकि पापा नहीं चाहते थे। सिंपल सी बात है। ना उन्होंने कभी रिग्रेट किया, ना ही उनको कोई प्रॉब्लम आई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पे वही वाली बात है कि आज वो टाइम नहीं रहा। आज टाइम बड़ा डिफरेंट हो गया है। अगर आप अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो सिलेक्शन ऑफ पार्टनर से पहले यह है कि आप अपने आप से झूठ ना बोलें, आप अपना फ्रेमवर्क देखें कि मैंने जो फ्रेमवर्क, और तीसरी बात जो आपकी प्रायोरिटीज है, उस प्रायोरिटीज की लिस्ट प्रॉपर होनी चाहिए।
ये ना हो कि आपकी 10th प्रायोरिटी आप पहली कर दें और पहली प्रॉपर्टी को आप 10th शो कर रहे हैं क्योंकि ये कन्विंस हो जाएगा या हो जाएगी. डोंट डू दैट. दिस इज द बेसिक मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल डू. कोई बंदा अच्छा लगा, अपनी प्रायोरिटीज उसके हिसाब से सेट कर ली. अरे कर लिया आपने, फाइन, लेकिन फिर आप अपनी भी तो जिंदगी खराब कर रहे हैं और उसकी भी खराब कर रहे हैं. एज इज नो मैटर. आज मेरे पास आते हैं बच्चे, लड़कियां हैं 35, 36, 37 ईयर्स की हो जाती हैं और मैरिज नहीं की होती, और मेरे को क्या बोलेंगे, अब तो हमें अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, हम इस एज में आ गए. मैंने कहा आप बिल्कुल गलत हैं. अगर आप 25 पे भी करते तो भी आपको अच्छा पार्टनर मिलता, आप 35 पे भी करेंगे तो भी आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा. ऐसा नहीं है, प्रोवाइडेड आप की जो प्रायोरिटी लिस्ट है और आप जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें आप ऑनेस्ट रहें. अब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का टच दूंगा. एस्ट्रोलॉजी का टच ऐसे दूंगा कि जैसे लोग कहते हैं कुंडलियां मिलाते हैं, ये मंगलिक है, ये नॉन मंगलिक है. तो इसके अंदर हमारा शास्त्र ये कहता है कि जैसे कभी कभी लड़का लड़की पे भारी, या जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, लोग पूछते हैं भाई ये बच्चा हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, ये पापा पे शुभ है या मम्मी पे अशुभ है. कई बार पूछते हैं, उसकी रेमेडीज पूछते हैं. ऐसा नहीं है, मैं इस चीज में नहीं मानता. मैं सिर्फ ये बोलता हूं आप रेमेडीज कर लो बस. इस चक्कर में मत पड़ो कि ये अशुभ है कि शुभ है. बच्चा तो हो गया ना. सिमिलरली अगर आप शादी से पहले पूछते हैं शुभ है अशुभ है, देन इट इज ओके, बिकॉज यू स्टिल हैव अ चांस. लेकिन शादी होने के बाद आप ये सारी चीजें पूछ रहे हैं, इसके बाद तो फिर आपको रेमेडीज करानी पड़ेंगी. इसके बाद आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा, आई एम सॉरी आई एम रिपीटिंग इट, कि हाउ टू सिलेक्ट अ पार्टनर के लिए आप अपने क्राइटेरियाज को पहले बिल्कुल क्लियर कर लीजिए.